कहानी की शुरुआत में हमें आसमान में तैरता हुआ एक शानदार और हाई टेक मेट्रो सिटी दिखाई जाती है। इस शहर को डॉक्टर टेनमा नाम के एक काबिले तारीफ वैज्ञानिक ने बनाया है। डॉक्टर टेनमा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के चीफ हैं और उन्होंने कई ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं जो इंसानों के मुश्किल से मुश्किल कामों को बड़ी आसानी से अंजाम देते हैं। वहीं शहर के एक स्कूल में हमें डॉक्टर टेनमा के बेटे टोबी से मिलवाया जाता है। टोबी बेहद इंटेलिजेंट है जो अपने स्कूल के मुश्किल टेस्ट्स को चुटकियों में हल कर लेता है। स्कूल से निकलते ही टोबी अपनी कार में बैठता है जहां ओरिन नाम का एक रोबोट उसका इंतजार कर रहा है। ओरिन न सिर्फ एक रोबोट है बल्कि टोबी का केयर टेकर और दोस्त भी है। रास्ते में टोबी के पिता डॉक्टर टेनमा उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। टेनमा कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे साथ चलने का वादा किया था लेकिन प्रेसिडेंट स्टोन ने मुझ पर पीस कीपर रोबोट की जिम्मेदारी डाल दी है जिसकी वजह से मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। टोबी मायूस होकर कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? लेकिन टेनमा संजीदगी से जवाब देते हैं, मैं कभी मजाक नहीं करता, और कॉल कट कर देते हैं। टोबी हार नहीं मानता और ओरिन को मजबूर करके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस पहुंच जाता है। वहां प्रेसिडेंट स्टोन और डॉक्टर टेनमा के बीच बहस चल रही होती है। दरअसल स्टोन को फिर से चुनाव जीतना है और इसके लिए उसे एक ताकतवर हथियार चाहिए। तभी डॉक्टर एल्फन सबको ब्लू कोर एनर्जी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि यह ऊर्जा न्यूक्लियर पावर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन वो आगाह भी करते हैं कि इसके साथ एक रेड एनर्जी भी मिली है जो बेहद विनाशकारी और खतरनाक है। लालची प्रेसिडेंट स्टोन शांति के लिए बनी ब्लू कोर के बजाय उस खतरनाक रेड एनर्जी को जबरन पीस कीपर रोबोट में लोड कर देता है। उसी वक्त टोबी भी डेमो स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही रेड एनर्जी लोड होती है पीस कीपर रोबोट बेकाबू होकर तबाही मचाने लगता है। डॉक्टर टेनमा सबको बचाने के लिए सुरक्षा दरवाजा बंद कर देते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि उनका बेटा टोबी अंदर ही रह गया है। टेनमा चीखते हुए दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और टोबी उस हादसे का शिकार हो जाता है। डॉक्टर एल्फन आखिर में ब्लू कोर एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पागल रोबोट को खत्म तो कर देते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने बेटे को खोने के गम में डूबे डॉक्टर टेनमा को टोबी की टोपी से उसका एक बाल मिलता है। उस डीएनए और टोबी की यादों का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा रोबोट तैयार करते हैं जो हूबहू टोबी जैसा दिखता है। डॉक्टर एल्फन से ब्लू कोर एनर्जी लेकर वो उस रोबोट में डाल देते हैं। जब रोबोट टोबी अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि वो बस बीमार था। वो अपने पिता को गले लगा लेता है। डॉक्टर टेनमा को एक पल के लिए सुकून मिलता है कि उनका बेटा वापस आ गया है लेकिन हकीकत में वो एक बेहद शक्तिशाली मशीन है। अगले दिन जब केयर टेकर ओरिन टोबी को देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि उसकी मशीनरी भांप लेती है कि ये असली टोबी नहीं बल्कि एक रोबोट है। डॉक्टर टेनमा टोबी से कहते हैं कि अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं, वो उसे घर पर ही पढ़ाएंगे। पढ़ाई के दौरान जब टेनमा उसे कुछ सवाल देते हैं तो टोबी न सिर्फ उन्हें पल भर में हल कर देता है बल्कि अपनी शक्तियों से उन सवालों को हवा में नचाने लगता है। यह देखकर डॉक्टर टेनमा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि ये उनका बेटा नहीं बल्कि एक खिलौना है। वो गुस्से में उसे किताबें पकड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। टोबी किताबों को पढ़ने के बजाय उनके पन्ने फाड़कर खिलौने बना देता है और ओरिन के साथ खेलने लगता है। तभी डॉक्टर टेनमा कमरे में दाखिल होते हैं और यह नजारा देखकर भड़क जाते हैं। वो नाराजगी भरे लहजे में कहते हैं, टोबी मैंने ये किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, खिलौने बनाने के लिए नहीं। बेचारा ओरिन टोबी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है और कहता है कि उसने ही टोबी को ऐसा करने को कहा था। ओरिन ने टोबी की कैप पहन रखी थी जिसे देखकर टेनमा और भी उदास हो जाते हैं। वो भारी आवाज में कहते हैं, एक मामूली रोबोट को मेरे बेटे की निशानी पहनने का कोई हक नहीं। वो टोबी को कमरे में भेज देते हैं और मायूसी में डूबे हुए डॉक्टर एल्फन को कॉल करते हैं। टेनमा कहते हैं, एल्फन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टोबी जैसा रोबोट बनाना मेरी भूल थी। मैं जब भी इसकी तरफ देखता हूँ मुझे अफसोस होता है। ये मुझे बार बार उस बेटे की याद दिलाता है जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। उधर कमरे में टोबी को शीशा साफ करने वाले रोबोट्स की बातें सुनाई देती हैं। वो हैरान होकर उनसे पूछता है, मैं तुम्हारी बातें कैसे समझ सकता हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ। रोबोट्स टोबी को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और पीछे हटते हैं जिससे टोबी खिड़की से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी एक करिश्मा होता है। टोबी के अंदर मौजूद ब्लू कोर एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वो हवा में तैरने लगता है। शुरुआत में उसे अपनी इस नई ताकत का अंदाजा नहीं होता और वो यहाँ वहाँ टकराता है, पर जल्द ही वो उड़ना सीख जाता है और बादलों और पहाड़ों के बीच तेजी से गोते लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल हेकलर प्रेसिडेंट स्टोन को खबर देता है कि शहर की हवाओं में कोई अनजान चीज उड़ रही है। स्टोन को जैसे ही पता चलता है कि वो ब्लू कोर एनर्जी है, वो उसे हर कीमत पर हासिल करने का हुक्म दे देता है। टोबी खुशी खुशी अपने पिता के पास अपनी इस नई खूबी के बारे में बताने पहुंचता है लेकिन वहाँ डॉक्टर टेनमा और एल्फन उसे डीएक्टिवेट करने की बात कर रहे होते हैं।
टोबी ये सुनकर सन्न रह जाता है। डॉक्टर एल्फन उसे समझाते हैं, टोबी तुम आम बच्चों जैसे नहीं हो। टोबी मायूसी से कहता है, मुझे पता है डैड, देखिए मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन टेनमा पत्थर दिल होकर कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम बस एक रोबोट हो जिसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं। दिल टूटने के बाद टोबी गुस्से और गम में वहाँ से उड़ जाता है। टोबी एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर तन्हा बैठा होता है। तभी स्टोन के रोबोट्स उसे घेर लेते हैं। स्टोन पहचान जाता है कि ये टेनमा का बेटा है और वो उस पर हमला करने लगते हैं। टोबी अपनी फुर्ती से रोबोट्स के निशानों से बचता है और उन्हें एक बिल्डिंग के बीच फंसा देता है। बौखलाया हुआ स्टोन अब अपने सबसे खतरनाक रोबोट स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को मैदान में उतारता है। उस भारी भरकम रोबोट के हमले से टोबी खुद को बचा नहीं पाता और मेट्रो सिटी की ऊंचाइयों से सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। स्टोन पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर देता है ताकि टोबी बचकर न निकल सके। टोबी मेट्रो सिटी से नीचे गिरकर रोबोट्स के कबाड़ खाने में जा गिरता है। वहाँ ट्रैश कैन नाम का एक रोबोटिक कुत्ता उसे मिलता है जो उसे एक गड्ढे की तरफ ले जाता है। टोबी एक जाल में फंस जाता है और उसे कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं। टोबी को पास से देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो कोई रोबोट नहीं, ये तो जीता जागता बच्चा है। टोबी सहम कर कहता है, हाँ मैं एक इंसान हूँ और मेट्रो सिटी से आया हूँ। ये सुनकर कोरा नाम की लड़की की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि मेट्रो सिटी की दुनिया उसके लिए एक हसीन सपने जैसी थी। जमीन पर गिरे टोबी से जन नाम का एक लड़का सवाल करता है, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? टोबी धीरे से कहता है, मैं किसी की तलाश में यहाँ भटक रहा हूँ। तभी वहाँ 3 अजीबोगरीब रोबोट्स स्पार्क्स, फ्रिज और रोबोट्स की आ धमकते हैं। वो टोबी को आजाद करने का दावा करते हुए अपने साथ ले जाते हैं। जब स्पार्क्स उसका नाम पूछता है तो वो कहता है टोबी, लेकिन उन रोबोट्स को यह नाम कुछ खास पसंद नहीं आता और वो उसे एक नया और दमदार नाम देते हैं, एस्ट्रो। टोबी को भी यह नाम सुनकर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। स्पार्क्स उसे अपने दुश्मनों की एक तस्वीर दिखाता है जो हम एक नाम के एक आदमी की है। स्पार्क्स कहता है कि इस इंसान ने उनके कई रोबोट साथियों को अपना गुलाम बना रखा है। तभी कोरा और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं और एस्ट्रो को अपने साथ ले जाते हैं। कोरा जब उसका नाम पूछती है तो वो मासूमियत से कहता है, मेरा नाम टोबी है पर मेरा असली नाम एस्ट्रो है। उधर मेट्रो सिटी में प्रेसिडेंट स्टोन ने डॉक्टर एल्फन को कैद कर लिया है। वो टेनमा पर दबाव डालता है कि उसे हर हाल में चुनाव जीतने के लिए ब्लू कोर एनर्जी चाहिए। हार मानकर टेनमा वादा करते हैं कि अगर वो रोबोट को ढूंढ लें तो वो उसे डीएक्टिवेट करके ब्लू कोर स्टोन के हवाले कर देंगे। कोरा एस्ट्रो को अपने ठिकाने पर ले जाती है जहाँ बहुत सारे बेसहारा बच्चे रहते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात हमेक से होती है जो बच्चों से रोबोट्स के पुर्जों का हिसाब ले रहा होता है। अचानक एस्ट्रो का हाथ एक पुराने रोबोट को लगता है और वो रोबोट टूट जाता है। एस्ट्रो अपनी फुर्ती से उसे गिरने से पहले ही रोक लेता है जिसे देखकर हमेक दंग रह जाता है। जैन बड़े गर्व से बताता है कि एस्ट्रो मेट्रो सिटी से आया है। हमेक एस्ट्रो को बताता है, बेटा मैं भी पहले मेट्रो सिटी में बड़ा वैज्ञानिक था लेकिन मुझे मशीनों को जान देना पसंद था, इसलिए मैं यहाँ कबाड़ की दुनिया में आ गया। रात को सब मिलकर 2-3 दिन पुराना बासी खाना खाते हैं लेकिन उन बच्चों की हंसी मजाक में एक अजीब सा सुकून होता है। हमेक तन्हाई में एस्ट्रो से कहता है, टेनमा जैसे लोग मुझसे जलते थे और उन्होंने मुझे शहर से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी है। इस परिवार को तुम जैसे एक अच्छे बच्चे की जरूरत थी। अगले दिन रोबोटिक कुत्ता ट्रैश कैन एस्ट्रो को परेशान करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि एस्ट्रो एक रोबोट है। वो जेन को जमीन पर लिखकर बताने की कोशिश करता है पर बेचारे जेन को पढ़ना नहीं आता। तभी एस्ट्रो की नजर एक विशाल और बेहद पुराने रोबोट पर पड़ती है। कोरा उसे बताती है कि यह बरसों पुराना है और इतना भारी है कि इसे हिलाना नामुमकिन है, लेकिन एस्ट्रो उस रोबोट के भीतर जाता है जिसका नाम जोग है। एस्ट्रो अपनी गुप्त शक्तियों यानी ब्लू कोर का इस्तेमाल करके उसे पल भर में ठीक कर देता है। जब एस्ट्रो उस विशालकाय जोग को लेकर हमेक के पास पहुंचता है तो हमेक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूछता है, तुमने इसे जिंदा कैसे किया? एस्ट्रो बात छुपाते हुए कहता है, बस एक जोरदार लात मारी और ये चालू हो गया। सब मिलकर जोग को साफ करते हैं, उसे पेंट करते हैं और उसे बिल्कुल नया बना देते हैं। तभी कोरा एक कोने में खड़ी होकर अपना फोन लगाने की कोशिश करती है पर वहाँ कोई सिग्नल नहीं होते। वो उदास होकर एस्ट्रो से कहती है, यहाँ नेटवर्क नहीं आते, शायद हम इस दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एस्ट्रो पलक झपकते ही कोरा का मोबाइल ठीक कर देता है। कोरा उसे अपना एक गहरा राज बताती है कि उसके माता पिता जिंदा हैं और वो मेट्रो सिटी की रहने वाली है। एस्ट्रो भी उसे अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है पर ऐन समय पर बात टाल देता है। अगले दिन हमेक सबको रोबोट गेम्स की खौफनाक दुनिया में ले जाता है जहाँ रोबोट्स को मजे के लिए आपस में लड़ाया जाता है। अचानक हमेक एक खौफनाक हरकत करता है। वो एस्ट्रो को बिजली का जोरदार झटका देता है और सबके सामने चिल्लाता है, ये कोई बच्चा नहीं बल्कि मेट्रो सिटी का एक रोबोट है। हमेक उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर करता है।
एस्ट्रो न चाहते हुए भी अपनी हिफाजत के लिए एक के बाद एक कई रोबोट्स को धूल चटा देता है। आखिर में हमेक उसे विशालकाय जोग से लड़ने को कहता है, लेकिन दोनों रोबोट्स एक दूसरे पर हमला करने से मना कर देते हैं। तभी प्रेसिडेंट स्टोन अपनी फौज के साथ वहां आ धमकता है और एस्ट्रो को कैद कर लेता है। डॉक्टर टेनमा एस्ट्रो के शरीर से ब्लू कोर निकाल लेते हैं, जिससे एस्ट्रो बेजान हो जाता है। लेकिन जैसे ही टेनमा को अपनी गलती का एहसास होता है, वो स्टोन को चकमा देकर ब्लू कोर वापस एस्ट्रो में लगा देते हैं। वो रुंधे हुए गले से कहते हैं, तुम शायद मेरे बेटे टोबी नहीं हो, पर तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, यहाँ से भाग जाओ। गुस्से में पागल स्टोन खुद रेड कोर एनर्जी को पीसकीपर रोबोट में डाल देता है, पर रेड एनर्जी इतनी शैतानी है कि रोबोट खुद स्टोन को निगल जाता है और एक विशाल राक्षस बनकर तबाही मचाने लगता है। तबाही की गूंज सुनकर एस्ट्रो मेट्रो सिटी लौटता है। वहाँ उसकी टक्कर उस विशाल काय रेड कोर राक्षस से होती है। लड़ाई के दौरान रेड कोर में शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा मेट्रो सिटी आसमान से नीचे गिरने लगता है। यहाँ एस्ट्रो अपनी जान की बाजी लगा देता है और पूरे शहर को अपने कंधों पर उठाकर सलामती से जमीन पर रख देता है। डॉक्टर टेनमा चिल्लाकर कहते हैं, एस्ट्रो, अगर ब्लू और रेड एनर्जी आपस में टकराई तो दोनों खत्म हो जाएंगे। शहर को बचाने के लिए एस्ट्रो एक बड़ा फैसला लेता है। वो सीधे रेड कोर के सीने से जा टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है और वो राक्षस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इस धमाके में एस्ट्रो भी बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। स्टोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सब एस्ट्रो के पास पहुंचते हैं, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलता। तभी विशालकाय जोग आगे आता है। उसके अंदर भी ब्लू कोर का अंश था, जो एनर्जी उसे एस्ट्रो ने दी थी। वो अपनी ऊर्जा एस्ट्रो में ट्रांसफर कर देता है। एस्ट्रो की आंखें खुलती हैं और वो मुस्कुरा उठता है। डॉक्टर एल्फन उसे गले लगाकर कहते हैं, बेटे, तुम जिस जगह की तलाश में थे वो अब इन सब लोगों के दिलों में है। कोरा को उसके माँ बाप मिल जाते हैं और हर तरफ खुशियाँ छा जाती हैं और इनको आजादी मिलती है और वो घूमने निकल पड़ता है। तभी अचानक मेट्रो सिटी पर एलियंस का हमला होता है। डॉक्टर टेनमा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, एस्ट्रो, क्या तुम तैयार हो? एस्ट्रो आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं बना ही इसी काम के लिए हूँ। वो एक जोरदार मुक्का हवा में लहराता है और इसी के साथ ये शानदार दास्तान पूरी होती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दिल सिर्फ धड़कने के लिए नहीं, बल्कि अपनों की हिफाजत